नमस्कार। एसवी एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज अपनी कक्षा 6 का साइंस में अध्याय 5 जिसे कंप्लीट किया था अपने लास्ट वीडियो में, आज उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो अपने स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हमें किसी मिश्रण के विभिन्न अवयवों को पृथक करने की आवश्यकता क्यों होती है? 2 उदाहरण लिखिए। तो इसका आपने उत्तर लिखना है। किसी पदार्थों के मिश्रण में उन पदार्थों के अमाप व आकार अलग अलग होते हैं, जिन्हें आकार के आधार पर अलग करना आवश्यक होता है, जैसे नमक व चीनी का मिश्रण, नमक व जल का मिश्रण। तो अलग अलग साइज और अलग अलग प्रकार के जो पदार्थ होते हैं उन्हें अलग करना आवश्यक होता है। वो 2 उदाहरण ही आपने लिखने हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, निष्पावन से क्या अभिप्राय है? यह कहाँ उपयोग किया जाता है? तो निष्पावन किसे कहते हैं, पहले इसके बारे में लिखेंगे। किसी मिश्रण के अवयवों को इस प्रकार पृथक करने की विधि निष्पावन कहलाती है। यानी किसी मिश्रण के अवयवों को जब पृथक किया जाता है आकार के आधार पर, तो उसे निष्पावन कहते हैं। यह विधि में क्या होता है, यह हल्के व भारी अवयवों को पृथक करने में उपयोग की जाती है। तो इस विधि में क्या करते हैं, हल्के और भारी कणों को हवा के झोंकों द्वारा अलग किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, पकाने से पहले दालों के किसी नमूने से आप भूसे एवं धूल के कण कैसे पृथक करेंगे? तो लिखेंगे, भूसे व धूल के कणों को हाथों से चुनकर पृथक करते हैं। यदि धूल के कण बहुत छोटे होते हैं तो इन्हें दाल को धोकर पृथक करते हैं, जिसे निस्तारण विधि कहते हैं, अथवा निष्पावन विधि से भी धूल अलग करते हैं। तो निष्पावन विधि में क्या, अपने हवा के झोंके से धूल के कण अलग कर लेंगे। तो इस तरह से दाल को शुद्ध किया जाता है, उससे धूल के कण और भूसे को अलग करके। फिर है अगला प्रश्न, छालन से क्या अभिप्राय है? यह कहाँ उपयोग होता है? तो इसका उत्तर लिखेंगे, अशुद्धियों को छानकर अलग करना छालन कहलाता है। यह आटे से चोकर को अलग करने में उपयोग होता है। तो इस क्वेश्चन का अपने आंसर ये लिखना है, यह आटे से चोकर को अलग करने के लिए अपने छालन विधि काम में लेते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, रेत और जल के मिश्रण से आप रेत तथा जल को कैसे पृथक करेंगे? इसका उत्तर लिखना आपने, रेत और जल के मिश्रण को निस्तारण विधि से अलग करते हैं। इस विधि में जल के नीचे रेत के भारी कण तली में बैठ जाते हैं, वह जल को अलग कर लेते हैं। तो निस्तारण विधि में क्या होता है, रेत के कण जल के तली में बैठ जाएंगे और ऊपर से अपने जल को अलग कर सकते हैं। फिर अगला 6 नंबर क्वेश्चन है, आटे और चीनी के मिश्रण से क्या चीनी को पृथक करना संभव है? अगर हाँ तो आप इसे कैसे पृथक करेंगे? तो इसका उत्तर लिखेंगे आप, आटे और चीनी को पृथक चालन विधि से किया जा सकता है। इस विधि से आटे के कण छनकर अलग हो जाते हैं। तो इस तरह से आप आटे और चीनी के मिश्रण को अलग कर सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, पंकिल जल के किसी नमूने से आप स्वच्छ जल कैसे पृथक करेंगे? तो इसका आपने उत्तर लिखना है, पंकिल जल को पहले
निस्यंदन विधि से छानकर पृथक करते हैं। यदि अभी भी अशुद्धियाँ शेष हैं तो इस जल को फिल्टर पत्र से छानकर अलग करते हैं। फिल्टर पत्र एक इस प्रकार का पत्रक होता है जिसमें सूक्ष्म छिद्र होते हैं। उन छिद्रों से क्या साफ जल नीचे चला जाता है और अशुद्धियाँ होती हैं वो ऊपर रह जाती हैं। तो ये क्वेश्चन 7 करवाए गए हैं। इसके बाद में आपके आगे हैं रिक्त स्थान। तो अपने रिक्त स्थानों के बारे में करते हैं। फिर आगे क्वेश्चन नंबर 8, रिक्त स्थानों को भरिए। तो इसमें क्या नंबर होगा? धान के दानों को डंडियों से पृथक करने की विधि को खालिस्तान कहते हैं। तो इसमें लिखना है अपने थ्रेसिंग कहते हैं। तो धान के दानों को डंडियों से अलग करने की विधि को थ्रेसिंग कहते हैं। फिर इसके बाद ख नंबर है, किसी एक कपड़े पर दूध को उड़ेलते हैं तो मलाई उस पर रह जाती है। पृथक्करण की यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? निस्यंदन। तो रिक्त स्थान में आपने क्या लिखना है? निस्यंदन कहलाती है। फिर क्या नंबर है आपका, समुद्र के जल से नमक रिक्त स्थान प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तो वाष्पन विधि द्वारा जल को नमक से अलग किया जा सकता है। फिर आगे क्या नंबर है, जब पंकिल जल को पूरी रात एक बाल्टी में रखा जाता है तो अशुद्धियाँ तली में बैठ जाती हैं। इसके पश्चात स्वच्छ जल को ऊपर से पृथक कर लेते हैं। इसमें उपयोग होने वाली पृथक्करण की प्रक्रिया को निस्तारण कहते हैं। तो इसका ग नंबर का क्या लिखना है? निस्तारण। फिर अगला 9 नंबर क्वेश्चन है, सत्य और असत्य बताने आपको इसमें। तो इसमें 1 नंबर है, दूध और जल के मिश्रण को निस्यंदन द्वारा पृथक कर सकते हैं। तो ये गलत है, दूध और जल को निस्यंदन द्वारा पृथक नहीं कर सकते। तो ये कौन सा असत्य है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है, नमक तथा चीनी के मिश्रण को निष्पावन विधि द्वारा पृथक कर सकते हैं। तो निष्पावन विधि में आपने क्या देखा, किस प्रकार पृथक करते हैं? हमने निष्पावन विधि में हवा के झोंकों का उपयोग किया जाता है, लेकिन इसमें क्या अपने चालन विधि से नमक और चीनी को अलग कर सकते हैं। तो ये भी कौन सा कथन असत्य है। फिर अगला ग नंबर है, चाय की पत्तियों को चाय से पृथक्करण निस्यंदन द्वारा किया जा सकता है। ये सत्य है कथन। फिर अगला है, अनाज और भूसे का पृथक्करण निस्तारण प्रक्रम द्वारा किया जा सकता है। ये गलत है, निस्तारण द्वारा नहीं कर सकते, अपने निष्पावन द्वारा कर सकते हैं। तो ये आपके सत्य और असत्य क्वेश्चन है, कंप्लीट हुए। फिर आगे, जल में चीनी तथा नींबू का रस मिलाकर शिकंजी बनाई जाती है। आप बर्फ़ डालकर इसे ठंडा करना चाहते हैं। इसके लिए शिकंजी में बर्फ़ चीनी घोलने से पहले डालेंगे या बाद में? किस प्रकरण में अधिक चीनी घोलना संभव होगा? तो आपने घर पे कभी शिकंजी बनाई है तो ये ध्यान रखना, ठंडे जल में चीनी है वो जल्दी नहीं घुलती। इस कारण बर्फ़ डालने से पहले ही जो गुनगुना पानी होता है उसमें चीनी को घोल लिया जाता है और फिर उसके बाद में बर्फ़ मिलाई जाती है। क्योंकि यदि बर्फ़ को पहले मिला दिया जाता है तो चीनी है वो जल्दी से उसमें नहीं घुलती। इसलिए अपने पहले चीनी को घोल कर सादे पानी में, उसके बाद में उसमें बर्फ़ डालेंगे। तो ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो आज अपने जो लेसन नंबर आपका 5 था उसे कंप्लीट किया है, जिसके क्वेश्चन आंसर आपने अपनी नोटबुक में साफ साफ नोट करने हैं और आपका जो वर्क है उसे कंप्लीट करना है।
आज जितना पढ़ा है इसे अपनी नोटबुक में नोट करना और नेक्स्ट वीडियो में अपने अगला लेसन 6 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है हमारे चारों ओर के परिवर्तन। तो आज जितना पढ़ा है उसे अपनी नोटबुक में नोट करना है। थैंक यू।